हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऑल आर गुड ना? यस, गुड ही रहना चाहिए। और तो हम पिछले टॉपिक पे कहाँ पे थे? यस, वी हैव डन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। देयर वर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ वी विल स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यस, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? अब स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? अब आप देखिए, एक बार कॉमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दूं मैं। जैसे आप लोगों ने अपना घर बनाना है, आपके पापा ने क्या किया? आर्किटेक्ट को बुलाया, आर्किटेक्ट ने एक मैप बना दिया अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया। जो मैप वो बनाया जाता है ना, पेपर वर्क जो जिसके ऊपर वो मैप, मतलब उस पेपर पे जो मैप का एक स्ट्रक्चर, घर का एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीन्स वो स्ट्रक्चर किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे हम देखिए, इट रेफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्लियर? बट इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आज हमने एक पैटर्न हम यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न हम लंबे समय तक यूज करेंगे। क्लियर? तो वो पैटर्न हम लंबे समय तक यूज जरूरी नहीं है करेंगे। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ सकते हैं। क्लियर? तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यस, व्हाट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करते हैं हम? डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइजेस आर डन अकॉर्डिंग टू मेजर फंक्शंस एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय इट। मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेन फंक्शंस एक्टिविटीज परफॉर्म होती है ना, अकॉर्डिंगली उन एक्टिविटीज के बेस पे ही हम सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। क्लियर? मींस अंडर इट ऑल द फंक्शंस आर of the similar nature divided in different units। जो सिमिलर टाइप के फंक्शंस होते हैं ना, उन्हें सिमिलर टाइप के, इनके सेम नेचर के फंक्शंस होते हैं, उन्हें एक डिफरेंट यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक यूनिट को क्या बुलाया जाता है? एक डिपार्टमेंट बुलाया जाता है। क्लियर? मींस अब यहाँ पे हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में पहले भी इसकी प्रोसेस में कर चुके हैं। अंडर इट ऑल द फंक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर डिवाइडेड इन डिफरेंट यूनिट्स which are called the departments। अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपके एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मेन फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे? प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का है, फाइनेंस का और पर्सनल का मेन फंक्शन है। क्लियर? अब ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसमें हमारे मेन फंक्शंस क्या हैं? हमने उन मेन फंक्शंस के बेस पे, उन एक्टिविटीज के बेस पे अपनी एंटरप्राइज को क्या कर लिया? डिवीजन कर दिया। क्लियर? डिवीजन किसमें करा है हमने? अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज। मेजर एक्टिविटीज क्या है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की? प्रोडक्शन की है, मार्केटिंग की है, फाइनेंस की और पर्सनल। हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है? अब उसके बाद मैंने कहा है कि उसके बाद जो मैंने डिपार्टमेंट्स की डिवाइड यहाँ पे करा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करा है। अभी आप ये देखिए, मेजर एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में और पर्सनल में। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट के आगे सब डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया, मार्केटिंग के सब डिपार्टमेंट बने हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। क्लियर? ऐसे ही सबके डिपार्टमेंट अपने अपने बन सकते हैं, सब डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं। अब यहां पे आप देखिए, द मैनेजर ऑफ दीज सब डिपार्टमेंट्स विल बी आंसरेबल टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी आंसरेबल टू द जनरल मैनेजर। क्लियर होगी बात? यहां पे ये नहीं है कि यहाँ पे ये जो मैनेजर है, इसके मैनेजर जो है जनरल मैनेजर को आंसरेबल होंगे, नहीं। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, ये तो उसके अपने सब डिपार्टमेंट है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो सब डिपार्टमेंट है, जो उसका मैनेजर है, जो इनके मैनेजर्स है ना तीनों के, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इनके मार्केटिंग का जो मेन है, इसका हेड है, मार्केटिंग का जो हेड होगा इसके टुवर्ड्स आंसरेबल होंगे, और जो ये हेड है वो जनरल मैनेजर के टुवर्ड्स आंसरेबल होगा। क्लियर? देन इट वाज द
functional organizational structure. In functional organizational structure, the division of whole the enterprise are done according to the functions and activities are performed by it. जो भी functions और activities होती हैं, क्लियर? यानी कि हमारे एक बार दोबारा से हमारी क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इसका डिवीजन कर दिया, डिवीजन ऑफ ऑल द एंटरप्राइज हो गया, और डिवीजन किस में करा, अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस। और मेजर फंक्शंस कौन से हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस और पर्सनल है। मेजर फंक्शंस के बेस पे हमने सारी की सारी अपनी कंसर्न को, एंटरप्राइज को डिवाइड कर दिया। आगे उसके सब डिवीजन भी हो सकता है, वो सभी डिपार्टमेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करेंगे। हो गया। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आपका एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यस, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी सिमिलर नेचर के जो डिपार्टमेंट्स है ना, यूनिट्स हैं, हम उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं एंड वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। तो देयर we can derive the benefit of specialization from each department, from each unit. Next is coordination is established. Yes, coordination, अब यहाँ पे देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर ये तीनों डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन है, then they will give their result to the marketing department. तो अगर कोऑर्डिनेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे, कौन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड इनमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगा, मींस इनका वर्क जो है आपस में मतलब एक अच्छा सा लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजरियल एफिशिएंसीज इंक्रीज। यस, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे, अब सेल डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, वो अपने रिजल्ट अच्छे देने की कोशिश करेगा। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर वो अपने रिजल्ट अच्छे देने की कोशिश में रहता है, और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने रिजल्ट अच्छे देगा। तो इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी हर एक डिपार्टमेंट की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज दे वांट टू गिव देयर बेस्ट टू द जनरल मैनेजर। नेक्स्ट, minimal duplication of efforts. Yes, minimal duplication of efforts because all the departments are different departments. प्रोडक्शन का अपना काम है, मार्केटिंग का अपना काम है, फाइनेंस का अपना है, पर्सनल का अपना है, हर एक के अपने अपने काम है और सारे डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। इसलिए डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग या वेस्टेज जो है उसका चांस बहुत ही कम हो जाता है। यू कैन से द नेग्लिजिबल चांस होता है। द ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, ट्रेनिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर है, उन्हें टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग दी जाएगी तो जिससे वो अपनी सेल कैसे इंक्रीज करें। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो एडवर्टाइजिंग को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। क्लियर, इस तरह से ट्रेनिंग जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है किसी मैनेजर्स को। नेक्स्ट, इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शंस। यस, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कम वेटेज दी जा रही है, मार्केटिंग को ज्यादा है, फाइनेंस को कम है या पर्सनल को ज्यादा, ऐसा नहीं है। ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, सभी को इक्वल वेटेज दी जाती है। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कम वेटेज दी जाएगी, अगर प्रोडक्शन ही हमारा अच्छा नहीं होगा, उसे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा अटेंशन नहीं है, तो मार्केटिंग कैसे हो सकती है जब हमारा प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं है, और जब मार्केटिंग ही अच्छी नहीं है तो फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, पर्सनल की कैसे अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। सो इक्वल वेटेज दी जाती है हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक फंक्शन को। ये डिपार्टमेंट जो हमने बनाए हैं ना, ये डिफरेंट फंक्शन, ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के मतलब सभी फंक्शंस को अलग अलग कर दिया ना। प्रोडक्शन का एक फंक्शन हो गया, मार्केटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, पर्सनल का हो गया, तो उन सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बना दिए। तो हर एक डिपार्टमेंट बना दिया तो वो डिपार्टमेंट अपने अंडर जो है सब डिपार्टमेंट बना के ये चेक करता है कि हमारा डिपार्टमेंट जो प्रॉपर वे से काम करता रहे, क्योंकि वी आर आंसरेबल टू द जनरल मैनेजर कि उनका डिपार्टमेंट किस टाइप से वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। उसके बाद है लिमिटेशंस। अब जहां एडवांटेजेस हैं वहां लिमिटेशंस भी होंगी। फर्स्ट लिमिटेशन, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यस, हर एक डिपार्टमेंट जो है सिर्फ इस रनिंग में, दौड़ में रहता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के ही फंक्शंस को प्रॉपर करे। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो इग्नोर ही हो गए ना, हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट को देखता है। अब ये तो हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से देखेगा या करेगा तो फिर ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ ही सारा का सारा अटेंशन होगा। बट
अब ये डिपार्टमेंट अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से कर रहा है वर्क, ये सपोज थोड़ा कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो वहां पे इग्नोर हो ही जाते हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इफ देयर इज इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एब्सेंट, अगर इनमें इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं होता किसी वजह से, तो फिर क्या होगा, वो जो अपने रिजल्ट्स देंगे हेड को, तो वो हेड जो है वो रिजल्ट्स कैसे होंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, तो वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे तो जनरल मैनेजर को आंसरेबल कौन होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिफिकल्टी आ जाती है कई बार इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में, मतलब हर एक डिपार्टमेंट जो है वो ये सोचता है दे विल डू देयर बेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे को हरास करने की भी कोशिश करते हैं, यही हरासमेंट जो है वो दूसरे जो उससे पहले वाला डिपार्टमेंट है तो होता है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मींस क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट जो है मैंने बताया कि वो अपने को ही बेस्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता है, तो इंटरेस्ट में अब सेल डिपार्टमेंट ये सोचेगा कि मैं सेल इंक्रीज करूं, तो एडवर्टाइजिंग के बिना वो सेल इंक्रीज तो कर नहीं सकता, और एडवर्टाइजिंग जो है बिना मार्केट रिसर्च के नहीं चल सकता, तो अगर इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कंफ्लिक्ट होगा, देन हाउ दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। यस, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा सभी डिपार्टमेंट्स में, then there will be hurdle in the complete development of the organization. So coordination is the essence of not only the management, coordination is the essence of all these departments coordination होगा तो complete development organization की possible होगी, otherwise there will be hurdle in the complete development of the organization in the absence of coordination. Next is the suitability. Yes, where the functional organizational structure is suitable, किस टाइप की कंसर्न्स के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है सुटेबल होता है। यस, वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, जहां पे बहुत बड़ा साइज होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वहां पे हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। नेक्स्ट, वेयर द स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड, यहाँ पे तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है, मार्केटिंग ने अपना डिसेंट्रलाइजेशन ही तो कर दिया अथॉरिटी का। नेक्स्ट, where there is only one product that is sold. Yes, I have told you in the manufacturing concern, and which is manufacturing only one type of product. जहाँ पे one type of product होगा वहां पे इस टाइप का एक्टिविटीज का जो हो किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा। तो सुटेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे लार्ज बिजनेस यूनिट जो होगा वो लार्ज साइज का होगा, स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज नीडेड होगी, एंड प्रोडक्ट जो होगा सिर्फ वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर? देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ये थी सुटेबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यस, पॉज योर वीडियो और वी विल डिस्कस द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Yes students, the next one is the divisional organizational structure. Yes, in divisional organizational structure, the division of whole the enterprises will be done according to the product manufactured. जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी एंटरप्राइज का क्या होता है, डिवीजन होता है। क्लियर? Then this is the, it means that the division of whole the enterprises according to the major products to be manufactured by it. Suppose आपकी एक manufacturing concern है and you are manufactured two types of product, metal product and plastic product. Clear? तो जब आपके two types of product आप बना रहे हो, then the division will be done not according to the functions performed but according to the product which is manufacturing in the enterprises, in the manufacturing concern. Clear? तो जब हम डिवीजन करेंगे, डिपार्टमेंटेशन करेंगे, that will be on the basis of the product, not on the basis of the functions. Clear? Because अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, कोई प्रोडक्ट जो है वो उसमें मार्केटिंग में ज़्यादा अटेंशन चला जाएगा या उसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी, तो दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कम हो जाएगी, उनकी सेल कम हो जाएगी। सपोज हमारा सारा का सारा अटेंशन जो है मेटल पे ही है, ठीक है, हम दूसरे प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं, तो क्या उस केस में क्या होगा, मेटल की मार्केटिंग ज़्यादा हो जाएगी, मेटल की सेल भी ज़्यादा हो जाएगी और प्लास्टिक की सेल और मार्केटिंग कम हो जाएगी। तो इसमें अल्टीमेटली लॉस किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। और ऐसा किस कंडीशन में होगा, व्हेन वी आर
doing the departmentation not according to the product but according to the functions performed. Clear? The next one is, देखिए अब आप इसको एग्जांपल के तौर पे, सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग मेटल प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इन योर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. तो आपके दो डिवीजन हो गए हैं, डिवीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट. मेटल प्रोडक्ट का डिवीजन बना दिया जनरल मैनेजर ने और प्लास्टिक प्रोडक्ट का डिवीजन अलग से बना दिया. अब मेटल प्रोडक्ट के भी आगे 4 डिपार्टमेंट्स बने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग है, फाइनेंस एंड पर्सनल है. सेम एज प्लास्टिक के भी सही सारे के सारे डिपार्टमेंट्स बने हैं. ठीक है. अब जो जितने भी हेड है, हेड ऑफ द डिवीजन, इसकी एफर्ट क्या होगा? हेड ऑफ द डिवीजन अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करवाने के लिए, चाहे सेल होगी, प्रोडक्शन होगी, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस होगा, पर्सनल, कुछ भी, मतलब सारा का सारा अटेंशन इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल किससे होगा? आंसरेबल किससे होगा? जनरल मैनेजर को होगा. क्लियर? तो ये इसका हेड होगा अपने प्रोडक्ट के, अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग के लिए, सेल के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए और फाइनेंस के लिए आंसरेबल किससे है? जनरल मैनेजर को. सेम एज द प्लास्टिक प्रोडक्ट है. मतलब दोनों डिवीजन के जो हेड हैं वो उनका एफर्ट किस चीज में होगा? वो अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल करना चाहेंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहेंगे. क्लियर? देन एडवांटेजेस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स. यस, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स कैसे होगा? क्योंकि हर एक हेड का डिवीजन जो है परचेज, सेल, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है. तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड है. नेक्स्ट इज डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, या डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड डिफरेंटली. कैसे? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का एक अपना अपना डिवीजन है. तो जब डिवीजन अलग कर दिया गया है, मींस क्या है? प्रोडक्ट को ही अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, उसका डिवीजन कर दिया गया है, तो रिजल्ट भी तो ऑटोमेटिकली अलग अलग ही डिवीजन के असेस किए जाएंगे कि मेटल प्रोडक्ट का डिवीजन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट का डिवीजन ज्यादा कमा रहा है. नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग. यस, देयर विल बी क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज अब मेटल प्रोडक्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके अपने अंदर है. तो अगर इसने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिवीजन लेना है तो जनरल मैनेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेटल प्रोडक्ट का डिवीजन लेना है या प्लास्टिक प्रोडक्ट का डिवीजन लेना है. तो मेटल के डिपार्टमेंट अलग है, प्लास्टिक का अलग है, तो हर एक का अपना अपना सेल परचेज का क्राइटेरिया है. तो इसलिए जनरल मैनेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस टाइप से डिसीजन लिया जाए. तो क्विक डिसीजन हर कंडीशन में पॉसिबल होता है. देन इजी एक्सपेंशन. यस, एक्सपेंशन if there is the division of the manufacturing concern is according to the products. If they are producing the two types of product, then expansion of the concern will be very easy. Clear? क्योंकि अब मेटल प्रोडक्ट को पता है कि उसके प्रोडक्ट की सेल अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या वजह है उसकी, क्या रीजन है, तो उन रीजंस को फाइंड आउट करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है. ऐसी प्रोडक्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट का है तो एक्सपेंशन इजी हो जाता है इस केस में, क्योंकि हमें अपने लूपहोल्स का पता चल जाता है, हर एक डिवीजन को पता चल जाएगा. क्लियर? दीज वर द एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस. यस, व्हाट आर द लिमिटेशंस? कंफ्लिक्ट बिटवीन टू डिविजनल हेड्स. यस, समटाइम्स क्या होता है, टू डिविजनल हेड्स में कंफ्लिक्ट्स हो जाता है क्योंकि हर एक हेड जो है वो अपनी बेस्ट रिपोर्ट देना चाहता है किसे? जनरल मैनेजर को. तो इस बेस्ट के चक्कर में उनमें कंफ्लिक्ट हो जाता है. नो डाउट बोथ ऑफ द डिविजन्स आर ऑफ द सेम कंसर्न but they want to give their best to the general manager. और बेस्ट के चक्कर में क्या हो जाता है? आपस में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस. यस, देयर कैन बी डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस. यहाँ पे क्या हो जाता है कि ओवरलैपिंग होने का चांस हो जाता है. समटाइम्स क्या होता है, सपोज अब मेटल प्रोडक्ट में भी रॉ मटेरियल बनाना है और प्लास्टिक प्रोडक्ट में भी रॉ मटेरियल मंगवाना है. ठीक है, तो यहाँ पे समटाइम डुप्लीसिटी कैसे हो सकती है कि रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दिया जाता है लेकिन ये नहीं दिया जाता कि मेटल प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल कितना है और प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल कितना है. तो समटाइम्स देयर आर सम चांसेस ऑफ डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस. नेक्स्ट इज सेल्फिश एटीट्यूड. सेल्फिश एटीट्यूड हर एक प्रोडक्ट का डिवीजन का हेड जो है अपना सेल्फिश एटीट्यूड रखता है क्योंकि वो अपने ही डिवीजन को बेस्ट शो करना चाहता है एट एनी कॉस्ट. तो देयर इज सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है. तो these were the limitations. Next is the suitability, where divisional organizational structure is suitable. Yes, where the number of products are more than one, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल था. Next, where different manufacturing technologies and marketing methods are required. Here different
मेटल के लिए डिफरेंट मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज और मार्केटिंग मेथड्स रिक्वायर्ड है, प्लास्टिक के अपने हैं टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। नेक्स्ट इज वेयर द साइज ऑफ द कंसर्न रियली लार्ज। अब जब टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वहां जहां पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो ऑब्वियसली साइज ऑफ द कंसर्न क्या होगा, लार्ज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई थिंक there is no any problem in these type of organizational structure। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहां पे होगा, किस टाइप से होगा, वहां पे द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइजेस विल बी डन अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म्ड। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैसी होगी, जहां पे एक टाइप का प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्लियर। और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, होल एंटरप्राइजेस विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जैसे यहाँ पे टू टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, बस फंक्शनल में फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीजन हो जाता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिवीजन होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर। दीज वर द types of organizational structure। The next will be discussed, that is the delegation and decentralization in the next video. Till then, bye, stay home and stay safe. Students, don't forget to subscribe the channel so that you can get easily all my videos.